हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। ये वीडियो है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर के मैं कुछ प्रश्न पत्र को इसमें कुछ क्वेश्चंस इसके करवाऊंगी 25 क्वेश्चंस, जिससे आपको रिवीजन में आसानी मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट आंसर बताया, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहते हैं तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फटाफट रिविज़न कराया जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। FSSAI का पूरा रूप है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सही ऑप्शन है वो है डी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ। FSSAI का पूरा रूप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की एक एजेंसी है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के कूट प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है 6.25, 16.0, 5.5, 4.0। तो खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के 6.25 रूपांतरण गुणक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलिकोबैक्टर पायरोली संक्रमण में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग जो है ना हेलिकोबैक्टर पायरोली संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है? पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, हैजा, कब्ज। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली यानी कि संक्रमण से पेप्टिक अल्सर रोग उत्पन्न होता है। पेप्टिक अल्सर में क्या हो जाता है? अमाशय तथा पक्वाशय के श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नेस्ट हो जाती हैं, जिससे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में अमाशय तथा पक्वाशय में रक्तस्राव होने लगता है। मीन्स ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत तना भुना भोजन करते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे करके अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो वो अल्सर का रूप ले लेता है। और अल्सर का जब सिचुएशन बहुत घातक हो जाती है तो उसमें लास्ट कंडीशन में रक्तस्राव भी होने लगता है। तो जो हेलिकोबैक्टर पायरोली संक्रमण से कौन सा रोग होता है? पेप्टिक अल्सर। आगे देखते हैं। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस, बैंक्वेट सर्विस। तो जो सही ऑप्शन है वो है सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली बैंक्वेट सर्विस है। ठीक है, सर्विस की अत्यधिक, यह ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को, अत्यधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है? बैंक्वेट सर्विस। बोरा का क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में और क्रोध उत्पादन में। तो किसमें सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, वाणी उत्पन्न करने में। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। बोराक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो वाणी उत्पन्न करने में यानी कि स्पीच प्रोडक्शन में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, प्रजनन के बचाव एवं नियंत्रण के लिए, गरीबी के नियंत्रण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग, शाला पूर्व केंद्र, पालना घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो जो सही ऑप्शन है वो है NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का प्रतीक है। मतलब जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का प्रतीक है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ के रूप में गठित किया गया है। मतलब ये बच्चों की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो बच्चों को चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो उनके अधिकार हैं वो, जैसे कि उन्हें राइट टू एजुकेशन है, फ्री शिक्षा का अधिकार है, तो वो मिलना चाहिए उन्हें। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ये एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो बाल
अधिकारों के लिए रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बच्चे की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा है? स्वेडिंग, गिगिंग, सिरे, फ्लैकिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? सिरे। कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा सिरे करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे बाह्य वस्त्र का रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वह परिसज्जा, यही जो ये परिसज्जा कहलाती है वो क्या कहलाती है? सिरे। ठीक है, तो इसमें जो है ना चमक किससे आ जाती है वस्त्रों में, और बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, मतलब जो वस्त्रों में जो फिनिशिंग आती है वो सिरे के द्वारा आती है, यही परिसज्जा कहलाती है, सिरे। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइएगा। एक बार एक तरह से 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। निम्नलिखित धागे के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग कढ़ाई की मशीनों का प्रयोग होता है? कोकून, स्पूल, कोन, वाइकोन। तो कोकून धागों के बंडलों में केंद्रक रहित है तथा क्विल्टिंग कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है। जो कोकून होता है वो धागों के बंडलों में केंद्र रहित होता है। ठीक है, तो ये बंडलों यहाँ लिखा है तो ये बंडलों होगा। ठीक है, जो बंडलों लिखा है केंद्र रहित होता है, और ये जो क्विल्टिंग है कढ़ाई की मशीनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर आर ओ वाई हमें कौन से रंग समूह की याद दिलाते हैं? कोष्ठ, शीतल, तटस्थ, प्राथमिक रंग। तो अक्षर आर ओ वाई हमें कोष्ठ यानी कि वार्म गर्म समूह के रंग की मदद की याद दिलाते हैं। जैसे आर लाल हो गया, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो यानी कि पीले, ये सब गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। लाल, नारंगी और पीला ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गर्म रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन सही हो गया वो है कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठ को कहते हैं इंग्लिश में वार्म। ठीक है, वार्म कहते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? महत्व, फोकस बिंदु, बैलेंस, पैटर्न। पूछा गया है किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका। पैटर्न के प्रयोग से कला के आकार, पैटर्न से तात्पर्य कागज के उस टुकड़े से जिसे सीधा कपड़े पर रखकर वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पैटर्न के प्रत्येक टुकड़े पर कपड़ा काटने और उससे वस्त्र सिलने से संबंधित सारी जानकारी दर्ज होती है। ठीक है, एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़। तो जो सही ऑप्शन है वो है एंड्रोगॉजी एडल्ट शिक्षण का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? एंड्रोगॉजी एडल्ट शिक्षण का अध्ययन है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का जो है ना, प्रौढ़ शिक्षण का वो अध्ययन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोगॉजी और हिंदी में कहते हैं एंड्रोगॉजी कहते हैं मीन्स जिसका मतलब होता है प्रौढ़ शिक्षण। ठीक है, इसको पूछ लेते हैं घुमा फिरा करके। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है? क्षेत्रगमन, समूह चर्चा, प्रदर्शन, परियोजना। जो सही आंसर है वो है सी, डेमोन्स्ट्रेशन। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। किसी भी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। यह सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। जब व्यक्ति कार्य करते हुए देखता है तो उसे शीघ्र विश्वास हो जाता है। जब तक लोगों को कार्य से संतोष नहीं होता तब तक उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता। लोगों को कार्य करने व उनका परिणाम दिखाने के लिए प्रदर्शन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रदर्शन का सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि कौन सी हो गई?
प्रदर्शन, मतलब जब कोई चीज़ को दिखा करके कोई चीज़ काम सिखाया जाता है तो वो सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। या आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी काम को करके दिखाया जाता है पूरी तरह से, तो उसको अगर हम देख लेते हैं तो वो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। और अगर उसी कार्य को कोई इंसान पढ़ के करता है या सुन के करता है तो वो उसकी कंपेरिजन में कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। सब्जी का पुलाव, सूजी उपमा, पिज़्ज़ा, मॉल्टेड पेय, सब्जी के पकौड़े। तो जो बी ऑप्शन है वो है सही, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पिज़्ज़ा, सूजी उपमा, माल्टेड पेय खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन से रोग में? सीलियक रोग में। पिज़्ज़ा, सूजी उपमा, माल्टेड पेय खाद्य जो माल्टेड पेय पदार्थ होते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लक्षण हैं। ज्वर, मितली, दस्त, गाढ़े रंग का मूत्र। इफेक्टिव हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस के लक्षण है ज्वर, मतली, गाढ़े रंग का मूत्र हैं। यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला लक्षण पीलिया जॉन्डिस है। जॉन्डिस की स्थिति में रक्त नलिकाओं में क्या हो जाता है? बाधा उपस्थित हो जाती है। ठीक है, इस कारण रक्त में पित्त रस यानी कि बाइल जूस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया कहते हैं। तो मतलब आप समझे कि ऐसा शरीर का रंग पीला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, रक्त में क्या होता है, पित्त रस, पीला कलर का जो रस होता है वो उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पित्त रस होता है वो, जिससे त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आहारी सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। HPLC 24 घंटा अनुसरण, FFQ आहार इतिहास। तो इसका जो सही आंसर है, आहारी सर्वेक्षण की विधियां निम्नलिखित है कौन सी हैं? 24 घंटा अनुस्मरण और FFQ। ठीक है, ये दो विधियां हैं कौन सी? 24 घंटा अनुसरण और FFQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आहार में लौह की जैव विविधता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। आहारी रेशा, एस्कॉर्बिक एसिड, पशु से प्राप्त प्रोटीन, फाइटेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें है सही ऑप्शन ए, सेकेंड और थर्ड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन। ये आहार में लौह की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जो उसका तत्व होता है उसे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित तत्व आहार में जैव की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्य निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। BARS ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, OJT जॉब स्पेसिफिकेशन, MBO। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। BARS यानी कि बार्स ग्राफिक रेटिंग स्केल्स और MBO। ये सब आप डिटेल्स में पूरा मैं कुछ वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, और कुछ चीज़ें जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में भी ऑप्शनल जो है ना पूछ लेते हैं घुमा फिरा के कई बार। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी मैं वीडियोज़ बना दूँगी शॉर्ट फॉर्म के भी, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ वीडियो मैं और भी बना दूँगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है। क्लास्ट्रीडियम, ट्राइकिनेला, स्पाइरलिस, स्कैरिस, लैम्बिकोइडीज, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। थोड़ा नाम अजीब है तो पढ़ने में डिफ़िकल्ट है थोड़ा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। तो कौन से सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है? क्लास्ट्रीडियम, बोट्यूलाइनम और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध यौवनारंभ से है? एडिनार्की, गोनेडार्की, हेटेरोआर्की या मिनरार्की या स्पर्मार्की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यौवनावस्था का प्रारंभ निम्न कारकों से है। ठीक है,
एड्रिनसिक, गोनेडार्की, मिनार्की, स्पर्मार्की। ठीक है, ये थोड़े डिफिकल्ट है नाम, बट आप इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन कौन से यौनावस्था का प्रारंभ निम्न में से किन कारकों से है। एड्रिनसिक, गोनेडार्की, मिनार्की और स्पर्मार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन सी उनकी उच्च प्राथमिकताएं हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लागू करना, बच्चों के लिए कानून बनाना, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। तो इसका जो एम है वो है, प्राथमिकताएं मेन क्या है इनकी, एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकताएं हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना पहला है, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हर जगह फैलाना है, स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आत्म मूल्यांकन की? मध्य बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं, आंतरिक विशेषताएं, वास्तविक आत्मन तथा आदर्शात्मक या और वास्तविकता। कौन कौन सी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरणों के दौरान आत्म मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो है आंतरिक विशेषताएं, वास्तविकता, आत्मन तथा आदर्श आत्मन और वास्तविकता। यह है इसके ऑप्शन। रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन की विशेषताएं। रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं के सॉल्यूशन की विशेषताएं क्या है? नायलॉन, रेशम, ऊन, रेयॉन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन क्या है? रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होते हैं। ठीक है, नायलॉन और रेयॉन किस में प्रयोग होते हैं? विभिन्न निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होते हैं। किसमें प्रयोग होते हैं? रंगाई में प्रयोग होते हैं। नायलॉन और रेयॉन के सॉल्यूशन रंगाई में प्रयुक्त होते हैं। उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहां पैटर्न का मिलान अपेक्षित है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ए, उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में निम्नलिखित मुख्य सीवन स्थान है जहां पैटर्न को मिलाना अपेक्षित है। केंद्र सामना और केंद्र पीछे, पार्श्व साइड सीवन और पॉकेट व पॉकेट फ्लैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं। सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध का बढ़ना, रंगाई की गति बढ़ना, तरल रिपेलेंसी देता है, बायोस्कैरिंग को सहायता देता है। तो प्लाज्मा तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं। सूती कपड़ों में घर्षण का प्रतिरोध बढ़ता है, इससे रंगाई की गति बढ़ाई जाती है, बढ़ना, और तरल रिपेलेंसी देता है। ठीक है, प्लाज्मा तकनीक से ये लाभ होता है।